Good morning, everyone. Today we will learn about merits and limitations of indifference curve. तटस्थ वक्र विश्लेषण के गुण और अवगुण या उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। तटस्थ वक्र ने उपयोगिता विश्लेषण का या मांग विश्लेषण का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। जो उपयोगिता विश्लेषण दृष्टिकोण स्टार्टिंग में हमने मार्शल और इन्होंने दिया था, उसके अंदर वो केवल उन्होंने उपयोगिता को मापनीय बताया था मुद्रा के रूप में कि हमें इससे वस्तु से इतनी संतुष्टि मिल रही है और इससे कम संतुष्टि मिल रही है। जबकि तटस्थ वक्र जो था, उन्होंने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया उपयोगिता को मेजरमेंट के लिए। उन्होंने ये एक तरह से क्रम निर्धारण कर दिया कि कौन सी वस्तु की तुलना में कौन सा क्रम या संतुष्टि का जो लेवल है वो ज़्यादा महत्व या संतुष्टि हमें दे रहा है। या हम कह सकते हैं कि एक वस्तु के बजाय इन्होंने दो वस्तुओं का एक संयुक्त कॉम्बिनेशन प्रस्तुत किया, जिससे उपभोक्ता की संतुष्टि का हमें मेजरमेंट होता है। तो आज हम देखेंगे कि किस हिसाब से जो तटस्थ वक्र है, टेक्निक जो थी तटस्थ वक्र विश्लेषण, वो किस हिसाब से उपयोगिता विश्लेषण में या मांग के नए दृष्टिकोण के रूप में उपयोगिता विश्लेषण के लिए श्रेष्ठ है। मार्शल के जो सिद्धांत था उसकी तुलना में या प्राचीन सिद्धांत की तुलना में ये सिद्धांत किस हिसाब से श्रेष्ठ है। तो हम यहाँ पर जब अध्ययन करेंगे तो इसकी तुलना हम उपयोगिता विश्लेषण के जो प्राचीन दृष्टिकोण था मार्शल का, उसके साथ तुलनात्मक रूप से इसको देखते हुए चलेंगे। तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स का आज अध्ययन करेंगे। तटस्थ वक्र विश्लेषण के पहले हम देखते हैं इसके गुण क्या क्या हैं या इसकी किस हिसाब से ये सिद्धांत श्रेष्ठ है विश्लेषण में। तो इसका पहला जो पॉइंट आता है आपका, वो आता है उपयोगिता को इसके अंदर जो मापने की आवश्यकता नहीं रह गई। कैसे कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में एक क्रम प्रदान कर दिया, एक ऑर्डिनल अप्रोच को अपनाया गया था। आपको पता है कि अलग अलग बिंदुओं पर उपभोक्ता की संतुष्टि मिलती है और समान संतुष्टि मिलती है। तो तटस्थ वक्र में क्रम को देखकर ही हम देख सकते हैं कि उसकी संतुष्टि कहाँ है और कहाँ उसको अधिक सी संतुष्टि का द्योतक है। यानी एक तरह से उपयोगिता को वैसे नहीं मापना पड़ेगा जैसे कि मार्शल और इन्होंने मापा था कि एक वस्तु से 10 संतुष्टि मिली, फिर 8 मिली, फिर 6 मिली, फिर 3 मिली। तो इन्होंने क्रम प्रदान कर दिया, यानी उपयोगिता को मापने की कठिनाइयों से एक तरह से हमें मुक्ति मिल गई। और ये मिली कैसे? क्योंकि इसमें ये क्या यूज़ करते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से इन्होंने हमें ये समझाया। तो पहला जो इसका महत्व वो क्या है, उपयोगिता को हमें मापने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये था इसका पहला मेरिट पॉइंट, यानी जो आपकी यूटिलिटी है उसको आपको मेजर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जैसे कि आपको पहले करनी पड़ती थी। एक एक पॉइंट करके हम इसके पहले मेरिट देखेंगे इंडिफरेंस कर्व टेक्निक्स के, मेरिट्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक्स। तो पहला आपको बताया कि उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरा आपका इसके अंदर पॉइंट है आईसी जो आपका वक्र है यानी इंडिफरेंस कर्व है, वो व्यवहारिकता के क्या है, निकट है। व्यवहारिकता के निकट कैसे है, यानी उपयोगिता विश्लेषण में मांग की व्याख्या करते समय केवल क्या लिया था, एक वस्तु को बताया गया था कि एक वस्तु से हमें संतुष्टि मिल रही है, जैसे हम उस वस्तु की इकाइयाँ बढ़ाएंगे हमें संतुष्टि कम मिलती है। जबकि व्यवहार में क्या होता है कि उपभोक्ता एक वस्तु की तो मांग करेगा नहीं, वो बहुत सी वस्तुओं का क्या करता है, यूज़ करता है। तो यानी एक तरह से तटस्थ वक्र विश्लेषण जो है वो मांग की व्याख्या को दो या दो से अधिक वस्तुओं के संबंध में करता है। हालांकि जैसे जैसे वस्तुएं बढ़ाएंगे तो तटस्थ वक्र भी क्या होता है, टिपिकल होता जाता है, लेकिन हमें मान के चलते हैं दो वस्तुओं के संबंध में ये हमें पूर्ण नॉलेज उपलब्ध करवाता है। तो ये क्या ज़्यादा व्यवहारिक है, यानी उपभोक्ता के दो वस्तुओं के हम कॉम्बिनेशन एक साथ इसमें देख सकते हैं। तीसरा आपका इसके अंदर आता है कीमत, आय और प्रतिस्थापन प्रभाव की पृथक व्याख्या करता है। ये कैसे, जो आपको पीछे अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से बताया गया था कि इनकम इफेक्ट क्या होता है, इसका प्राइस इफेक्ट क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा। जैसे इनकम इफेक्ट में आपको बताए थे कि क्या होता है, धनात्मक, जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो वो ऊंचे कीमत स्तर पे जाएगा, ऊंचे तटस्थ वक्र पे जाएगा। तो उसी पॉइंट्स के माध्यम से ये क्या करता है, जबकि जो मांग विश्लेषण का जो सिद्धांत था उसमें ये चीज़ें नहीं बता पाया था। यानी उपयोगिता विश्लेषण में कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होगा, आय से कितना परिवर्तन होगा, प्रतिस्थापन से कितना परिवर्तन होगा, सब्स्टिट्यूशन से, तो ये कौन बताता है, इंडिफरेंस कर्व बताता है। यानी तटस्थ वक्र विश्लेषण में कीमत में परिवर्तन से मांग पर पड़ने वाले इन प्रभावों को अलग अलग भी स्पष्ट किया जा सकता है, जबकि मांग के सिद्धांत के अंदर स्पष्ट नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है कि मनोवैज्ञानिक झंझटों से मुक्ति दिलाता है। साइकोलॉजिकल जो आपके एस्पेक्ट हैं उनसे कैसे, तो उपयोगिता विश्लेषण में मनोवैज्ञानिक धारणा को प्रधानता दी गई थी। उससे दिक्कतें उत्पन्न होती थी कि एक वस्तु से दूसरे की अपेक्षा क्यों अधिक पसंद करता है। जबकि तटस्थ वक्र विश्लेषण में क्या होता है कि एक उपभोक्ता को हम एक प्रेफरेंस देते हैं कि ये उपभोक्ता इसको तुलना में इसको ज़्यादा पसंद कर रहा है,
इसे दो वस्तुओं के अमुक अमुक संयोग हमें बताते हैं अलग अलग। तो एक तरह से ये जो मांग में हम अवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक ज़्यादा झंझट लेके चले थे वो इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है संबंधित पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुओं के अध्ययन में उपयोगी। जो ये सिद्धांत है वो एक तरह से अवास्तविक मान्यताओं से दूर है। तो ये क्या करता है कि जो आपकी इससे कोई संबंधित वस्तु है या पूरक वस्तु है या जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उनका भी क्या बताता है, हमें डिटेल बताता है कि इसका इफेक्ट आपके क्या आएगा। इन जबकि जो मांग वक्र का मांग का सिद्धांत नियम है या सिद्धांत है वो इन चीज़ों को नहीं बता पाता है, बताने में सक्षम नहीं। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है ऐसी वक्र की सहायता से परंपरागत मांग वक्र को उत्पन्न किया जा सकता है। यानी इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से आप जब अलग अलग लेवल पे आप उसके अलग अलग कीमत स्तर के माध्यम से उपभोक्ता की संतुष्टि देखते हुए चतुष्टा वक्र के साम्य बिंदुओं से मिलाती हुई रेखा खींचते हैं, तो जो अक्ष धरातल अक्ष होता है आपका OX, उससे मिलती हुई लाइनें जब हम आगे की तरफ लेके जाते हैं तो उन पॉइंट को जब मिलाते हुए हम रेखा खींचते हैं तो उससे क्या होता है, एक मांग वक्र का निर्माण होता है। यानी तटस्थ वक्रों की सहायता से हम परंपरागत मांग वक्र का निर्माण कर सकते हैं। ये इसकी क्या है, मेरिट्स है। और अंतिम इसकी मेरिट है आर्थिक विश्लेषण में व्यापक और व्यावहारिक प्रयोग। क्यों? क्योंकि अवास्तविक मान्यताओं से दूर है, दो या दो से अधिक वस्तुओं कॉम्बिनेशन को बताता है, कीमत प्रभाव को बताता है, आय प्रभाव को इफेक्ट करता है, प्रतिस्थापन वस्तुओं के प्रभाव को इफेक्ट करता है, व्यवहारिकता के निकट है। तो ये सारी चीज़ें क्या बनाती है, इसके आर्थिक विश्लेषण में इसको ज़्यादा व्यावहारिक प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाती हैं आपकी। तो ये थे तटस्थ वक्र की मेरिट्स, यानी इसके गुण या इसकी उपयोगिता कह सकते हैं, जो कि परंपरागत सिद्धांत के ऊपर इसकी श्रेष्ठता साबित करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस की, या इसके दोष या सीमाएँ क्या क्या है। पहला आपका इसके अंदर आता है आईसी विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण का ही एक नया रूप है। एक तरह से हमने इसमें क्या किया, प्राथमिकता क्रम प्रदान कर दिया खाली। यानी कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि जैसे ये पुरानी बोतल में आपने नई बोतल के अंदर पुरानी शराब ही डाल दी है, यानी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कैसे, जैसे मतलब जो पहले हम क्या करते थे कि जैसे 1 2 3 हमने दे दिया, अब उसको हमने प्रथम द्वितीय तृतीय का उपयोग करते हैं, दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं हुआ ना। उसके अंदर में बताते हैं कि एक वस्तु उपयोग करोगे मांग के परंपरागत विश्लेषण है, दूसरी करोगे तो कम संतुष्टि, तीसरी करोगे तो और कम संतुष्टि, और ये भी क्या बताता है, अलग अलग संयोग को बताता है। तो एक तरह से आपने उसी चीज़ को ही वापस क्या कर दिया, पेश कर दिया। तो ये कहता है भी जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो उपयोगिता विश्लेषण का ही क्या है, एक नया रूप है। जैसे कि उपयोगिता के में हमने क्या किया था कि प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग कर लिया उपयोगिता की जगह। उपयोगिता विश्लेषण में आवश्यकता की तीव्रता नापने के लिए हमने क्या यूज किया था, 1 2 3, और तटस्थ वक्र में हमने क्या कर लिया, प्रथम द्वितीय और तृतीय। सीमांत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता आसनियम के स्थान पर हमने क्या कर लिया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लिया, जबकि है वो क्या चीज़, वही तो है एक तरह से। सीमांत उपयोगिता का सुधरा रूप क्या होगा आपका, MRS होता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता नहीं है। दूसरा अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। अवास्तविक मान्यताओं पर कैसे आधारित है कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण विवेकशील होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। कई ऐसे होते हैं जिनको उपभोग करना ही होता है, उनका कोई प्राथमिकता क्रम नहीं होता है, तो वहाँ पर ये व्यावहारिक हो जाता है। प्रत्येक उपभोक्ता अपना तटस्थ मानचित्र की पूर्ण जानकारी नहीं रखता, उसके लिए अनुपयोगी हो जाता है। उपभोक्ता के वस्तुओं के सहयोग चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। हम नहीं बता सकते कि दो वस्तुओं का सहयोग है इसको इतनी संतुष्टि मिलेगी। सभी वस्तुएं प्रमाणित हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, जबकि ये मान के चलता है कि वस्तुएं कैसे होंगी, प्रमाणित होंगी। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो कुछ अवास्तविक मान्यताएं इसके अंदर भी हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपके जो इसके लिमिटेशंस आती हैं वो है इंडिफरेंस कर्व वस्तुओं की संख्या में वृद्धि पे क्या हो जाता है, आपका जटिल हो जाता है। यानी दो वस्तुओं तक तो क्या होता है, ये ठीक है, आसानी से समझ में आता है, लेकिन जब इसको 3 वस्तुएं हो जाती है, उससे अधिक वस्तु हो जाती है, तो इसमें ज्योमेट्री हमें यूज़ करनी पड़ती है, और डायग्राम्स जो स्टैटिकल मेथड्स होते हैं वो ज़्यादा टिपिकल हो जाते हैं। एक सर्वसाधारण व्यक्ति की समझ से वो क्या हो जाते हैं, परे हो जाते हैं, और एक बिना विशेषज्ञ के माध्यम उनसे समझा नहीं जा सकता। तो दो वस्तुओं तक तो ये ठीक है, लेकिन दो से अधिक वस्तुएं होती है, ये क्या हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी जो कमी है, हास्यास्पद संयोग का कोई महत्व नहीं। यानी कभी कभी ऐसे संयोग बन जाते हैं दो वस्तुओं के जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि दो वस्तुओं के संयोग ऐसे हमेशा सही बने। अब कोई अजीब से वस्तुओं के संयोग बना दो और फिर उनकी संतुष्टि देखनी हो, तो एक तरफ हमने कार बना दी, एक तरफ बुक बना दिया, अब इन दोनों को संतुष्टि देखनी है, तो ये क्या हो गया, हास्यास्पद संयोग। तो वस्तुओं का संयोग हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे बनाना पड़ता है कि जो वास्तव में तर्कसंगत होने चाहिए। जैसे कि तटस्थ विश्लेषण में कभी कभी जैसे ऐसे संयोग बना, जैसे 5 कमीज और 1 जोड़ी जूता, या 5 जोड़े जूते और 1 कमीज, अब इनका हमें संतुष्टि देखने तो हम कैसे देख पाएंगे, तो ये एक बेत तो किसी बात हो जाती है। नेक्स्ट आपकी जो इसकी लिमिटेशन है वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स तक ही सीमित है। यानी
तटस्थता वक्र विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र तक की क्या है आपका सीमित है। यह विशेषता व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं के विश्लेषण का ये क्या है उपकरण है। इसमें उपभोक्ता पर समष्टि के लिए इसको लागू नहीं किया जा सकता, उसका ये आधार प्रस्तुत नहीं करता है। अगला है व्यवहारिक अनुसंधान संभव नहीं। तो इसमें व्यवहारिक अनुसंधान संभव कैसे नहीं भी, इसमें सांख्यिकी विधियों से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनके माध्यम से इनकी जांच नहीं हो पाती कई बार। यानी कि जैसे उपयोगिता विश्लेषण में मांग वक्रों का निर्माण करके अनुसंधान किए जा सकते हैं, जबकि तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग व्यवहारिक अनुसंधान में नहीं किया जा सकता। यानी काल्पनिक उदासीन वक्रों या तटस्थता वक्रों का निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं हो सकते, यानी सांख्यिकी द्वारा इसके निष्कर्षों की जांच संभव नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक अनुसंधान में ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं होते। तो ये थी आपकी इसकी लिमिटेशंस आईसीटी, यानी जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है उसकी कमियां क्या क्या है, उसके गुण क्या, दोष क्या क्या है, या फिर उसकी आलोचनाएं क्या है। तो ये सारे पॉइंट उसके आलोचनाएं के थे। हमने देखा, आज अध्ययन किया कि इसके मेरिट्स क्या हैं, जिसके आपको ये 7 पॉइंट बताए गए हैं, ये आप नोट कर लें। फिर आपको लिमिटेशंस के बारे में बताया गया, इसकी क्या है गुण दोष या इसकी आलोचनाएं क्या है वो। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष के रूप में तटस्थता वक्र विश्लेषण जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों तर्कों का अगर हम देखें तो तटस्थता वक्र विश्लेषण में कुछ कमियां हमने देखी, जबकि हमने ये भी देखा कि उपयोगिता विश्लेषण से अधिक व्यवहारिक और तर्कसंगत और उपयोगी भी है और वास्तविकता के काफ़ी निकट है, क्योंकि इसमें हम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के संयोग को देख सकते हैं। उपभोक्ता संतुष्टि को हमें अधिक संतुष्ट में तुलनात्मक रूप से व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध कराता है। पूरक वस्तुओं के संबंध में सब्स्टिट्यूशन जो गुड्स हैं उसके बारे में बताता है। इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इन सब के बारे में बताता है। तो ये अधिक वैज्ञानिक और विश्लेषण की दृष्टि से ये वैज्ञानिक विधि तो है ही है, इसमें कोई 2 डाउट नहीं है। यानी कीमत प्रभावों को, आय प्रभावों को, सबको बताता है हमें। तो अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है। हालांकि कुछ कमियां और जटिलताएं हैं, लेकिन तटस्थता वक्र विश्लेषण निश्चित रूप से उपयोगिता विश्लेषण के लिए दृष्टिकोण को अधिक संशोधित, तार्किक और वैज्ञानिक बनाता है, और ये परंपरागत दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ भी है। आज के लिए इतना ही। ये आपका इंडिफरेंस करो का चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।